हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सारी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बेटे। तो देखो, यूनिट 2 ही चल रही है, चैप्टर 1 है और लेक्चर नंबर है 29। ठीक है। और मैंने कल ही हिंट कर दिया था जो लेक्चर है वो किस पर बेस्ड है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे एक थ्योरम भी हम निकालेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो दोनों लेक्चर्स को केयरफुली सुनना, ठीक है। तो मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो मान लो बच्चों, एक लाइन में इस तरह से सेल लगे हुए हैं। कितने सेल लगे हुए हैं? एम सेल्स हैं एक लाइन में, या एन मान लो, चलो एम ना मानना चाहो तो एन मान लो, क्योंकि एन माना था तुमने। एन सेल्स है, हर किसी का ईएमएफ ई है। ईएमएफ कितना है? ई। और इंटरनल रेजिस्टेंस हर सेल का कितना है बेटा? आर। ऐसे करके कई सारे सेल लगे हुए हैं। फिर ऐसे ही इस लाइन में भी कितने सेल लगे हुए हैं? एन। फिर ऐसे ही बेटा इस लाइन में भी कितने सेल लगे हुए हैं प्यारे बच्चों? एन। जैसे हर लाइन में 10 सेल लगे हों, है ना, तो हर लाइन में ही 10 सेल लगे हुए हैं। डॉट 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 डॉट, ऐसे कई सारी लाइंस हैं। और कुल लाइनें कितनी हैं? मान लो ऐसी 15 लाइनें हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस भी तो होंगी, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज हैं एम रोज हैं, एम। बात समझ में आ पाई? जैसे एक लाइन में 10 सेल लगे हों और 15 ऐसी लाइनें हों, तो एक लाइन में 10 सेल, अगली में भी 10 सेल, फिर 10 सेल, और ऐसे 15 लाइन्स हैं। तो कुल सेल्स कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 15, यानी 150 सेल्स हो गए जो लगे हुए हैं। अब इसी तरह यहाँ कुल सेल्स कितने हो जाएंगे? n इंटू एम। तो टोटल nm सेल्स लगे हुए हैं। सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, सभी का ईएमएफ ई है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अब सारे देखो, ये टर्मिनल एक जगह जोड़ दो बेटा, सारे टर्मिनल एक जगह आ गए ये वाले, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ए मान लो। ये सारे टर्मिनल एक जगह आ गए, देखो बेटे। इस पॉइंट का नाम बी मान लो। ए और बी हो गए, और ए और बी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ए और बी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर। ए और बी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है कैपिटल आर। अब आपको करंट निकालनी है, तो बताओ करंट कितनी हो जाएगी? आई बराबर, फॉर्मूला याद है? अच्छा बोलो, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने का कोई भी एक रास्ता सेलेक्ट करो। ईएमएफ के लिए कोई भी रास्ता सेलेक्ट कर सकते हो ए से बी जाने का, चाहे तो पहली लाइन के थ्रू चले जाओ या दूसरी लाइन के थ्रू चले जाओ, ए से बी पहुंचना है। तो बताओ कितने सेल तुम्हारे कांटेक्ट में आएंगे? जैसे इस लाइन से चले तो कितने सेल कांटेक्ट में आएंगे? देखो ये सारे सेल कांटेक्ट में आएंगे, फिर यहाँ से बी पर पहुंच जाओगे। तो कितना ईएमएफ हो जाएगा? एक सेल का ई है ना, तो ई प्लस ई प्लस ई, ऐसे एन बार है, तो ईएमएफ एन ई हो जाएगा। ये नंबर ऑफ लाइन से, ये रोज हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए से बी में जाने में एक ही रो यूज होगी, इसलिए ईएमएफ हो जाएगा एन ई। एम का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस सोचो, एक लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? शाबाश बोलो, एन आर। कितना हो जाएगा? एन आर। अब बेटा देखो, ये लाइंस आपस में कैसे हैं? पैरेलल में हैं। अच्छा बताओ, पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है? कम होता है, सही जवाब है। तो कितना हो जाएगा बताओ? अगर 2 लाइनें होती तो 2 का डिवाइड लग जाता, 3 लाइनें होती तो 3 का डिवाइड लग जाता। अब यहाँ कितनी लाइन्स हैं? एम, तो एम का डिवाइड लग जाएगा। तो एक लाइन का रेजिस्टेंस होगा एन आर
और क्योंकि 2 लाइनें होती तो हो जाता एन आर अपॉन 2, 3 लाइनें होती तो हो जाता एन आर अपॉन 3। अब यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ एन आर अपॉन एम कितना हो जाएगा, एन आर अपॉन एम। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एन आर हो गया, पैरेलल की वजह से एम का डिवाइड लग गया। समझ पा रहे हो। और इसके अलावा एक रेजिस्टेंस ये वाला तो है ही जिसका नाम है कैपिटल आर, तो प्लस कैपिटल आर, तो इतनी करंट हो गई। यहां पर अगर ध्यान से देखो तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो है एन आर अपॉन एम। सही बात है। और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई पूछे तो कितना है, बताओ बेटा, कैपिटल आर। इसलिए ये हो गया टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो एम देखो यहाँ आ जाएगा एम आर, और ये जो एम आएगा ना नीचे एलसीएम वाला ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। हिसाब लगा पा रहे हो। तो आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये एम ऊपर चला गया तो एम एन ई, और नीचे हो जाएगा एन आर प्लस एम आर, एम आर। तो देखो मैं अगली पेज पर इस बात को लिख देता हूँ। कई लोग करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो क्लियर हो रहा है, देखो जरा कैसे लिखोगे बताओ। हाँ तो लिखो बेटे, ये हो जाएगा I इक्वल्स टू एम एन ई, क्लियर हो गया, एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। ये बेटे करंट हो जाएगा। अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एक आता है बेटे कि सर हमें करंट को मैक्सिमम करना है, करंट हमें बड़े से बड़ा चाहिए, तो आप कोई टेक्निक बताइए कि सेल्स को कैसे लगाया जाए कि ये करंट सबसे बड़ा प्राप्त किया जा सके। तो तुम लोग जानते हो अगर करंट बड़ा चाहिए, आई की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस जो है यानी डिनोमिनेटर जो है ये क्या होना चाहिए, कम से कम ये मिनिमम हो जाए, तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो बेटा फॉर आई टू बी मैक्सिमम, इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ध्यान से समझना। इसका मतलब समझ रहे हो, आई के मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, एन आर प्लस एम आर शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। अब इसको मिनिमम करने के लिए मैं एक आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं। अब देखो ये आइडेंटिटी तुमने पढ़ी है या नहीं, जरा देखो। वैसे तुमने पढ़ी हुई है, कौन सी क्लास में है, 10th क्लास में आइडेंटिटी है ये। तो देखो मैं थोड़ा तुम्हें याद कराता हूं। देखो आइडेंटिटी कुछ इस तरह से है, पहले मैं लिख रहा हूं, अंडर रूड एन आर माइनस अंडर रूड एम आर, इसका होल स्क्वायर बता सकते हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है यार, बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, एन आर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो प्लस एम आर माइनस 2। अब बताओ कितना आएगा, 2 अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर। अब यहां से ना मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। अब आप पूछेंगे सर इसी की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, देखो ऊपर किसकी वैल्यू चाहिए, एन आर प्लस एम आर ही तो चाहिए तुम्हें, तो इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो ये माइनस वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ जरा। हाँ हाँ बोलो। तो हो जाएगा एन आर प्लस एम आर, क्या करोगे भाई, ये होल स्क्वायर है और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो बताओ क्या मिलेगा, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर होल स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफर हुआ प्लस का हो गया, तो प्लस 2 अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर। अब देखो थोड़ा सा बेटा यहाँ सोचने का बात आ गई है, केयरफुली सोचना पड़ेगा तुम्हें। देखो बेटा ये एन आर प्लस एम आर की वैल्यू है, इसमें एक टर्म तो ये है
और एक टर्म ये है। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए मिनिमम, तो क्या होना चाहिए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अगर ये सबसे कम होगी तो आंसर भी सबसे कम आएगा। अब कोई पूछे ये वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, तो देखो तीन संभावनाएं हैं, या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, या नेगेटिव होगी, या जीरो होगी। लेकिन बेटे स्क्वायर है, थोड़ा सोचो, स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो अब कितनी संभावनाएं रह गई, दो। तो मिनिमम में दो ही संभावनाएं स्क्वायर की वजह से, या तो होगा पॉजिटिव और या होगा जीरो। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है बताओ, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब तुम बताओ इनमें से मिनिमम कौन सी होगी, तुम बताओ, पॉजिटिव वैल्यू को छोटा मानोगे या जीरो को छोटा मानोगे। सही जवाब जीरो ही सबसे छोटा होगा। तो ये वैल्यू जीरो हो सकती है। अब बताओ ये जीरो कब हो सकती है, जीरो का मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो जब समान चीज़ों को घटाओगे तो जीरो आएगा। तो देखो ये मिनिमम के लिए अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर इक्वल्स टू जीरो। इसको इधर ले जाओ तो अंडर रूट एन आर इक्वल्स टू अंडर रूट एम आर। अंडर रूट से अंडर रूट काट दो, तो आर निकालना है, एम अपॉन में आ जाएगा, तो बचेगा एन आर अपॉन एम बराबर कैपिटल आर। अब कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटे वो समझेगा, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। याद करो एन आर अपॉन एम क्या था, याद करो कैपिटल आर क्या था। पुराना पेज देखो जरा, देखो देखो जरा क्या था, दिखा कुछ नीचे देखो, यहाँ देखो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस था एन आर अपॉन एम और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था कैपिटल आर। देखो ये दोनों ही इधर राइट वाले पेज पर बराबर लिखे हुए हैं, अभी दिखाता हूं, देखो देखो दिख रहे हैं। इससे क्या पता चला कि अगर सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएं तो सर्किट में बहने वाली करंट मैक्सिमम हो जाती है। सर्किट में बहने वाली करंट मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम करंट होगी तो आर में सबसे ज़्यादा पावर पैदा होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा पावर पैदा होती है। इसी को मैक्सिमम पावर थ्योरम कहते हैं। एक बार दोबारा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बोला है मैंने। अगर सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस और सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएं तो कैपिटल आर में बहने वाली करंट सबसे ज़्यादा हो जाती है और उसमें पावर का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। इसी थ्योरम को मैक्सिमम पावर थ्योरम कहते हैं। एक बार लिख भी दे रहा हूँ, तो इससे क्या पता चला, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, तो इफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस equals to external resistance, then current flowing through circuit becomes maximum, and maximum power is produced in कैपिटल आर। अब बताओ इसका नाम क्या है, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर थ्योरम। इट इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर थ्योरम। इसी को कहते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्या आपको समझ में आ गया
इस आर्टिकल में बेटे मैंने तुम्हें दो चीज़ें बताई हैं, एक तो मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, उसके साथ साथ मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो इसको याद रखना है। रिजल्ट सबको याद हो गया होगा। अगर सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएं तो उसमें बहने वाली करंट सबसे ज़्यादा हो जाती है। आर में पैदा होने वाली पावर, बड़े आर में पैदा होने वाली पावर से मतलब है सबसे ज़्यादा हो जाती है। इस थ्योरम को ही मैक्सिमम पावर थ्योरम कहते हैं। ये लेक्चर बेटे 29 मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ और प्यारे बच्चों रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।